आमतौर पर जब हमें किसी पब्लिक फिगर जैसे कि मान लीजिए एलन मस्क को समझना होता है तो हम क्या करते हैं? हम न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, पर ये सब तो एक तरह से फिल्टर की हुई जानकारी है ना? सोचिए किसी को समझने का अनुभव कितना अलग हो अगर हम उसकी कई घंटे लंबी बिना रोक टोक वाली बातचीत सुन सके, जहां वो अपने विचार बिना किसी स्क्रिप्ट के रख रहा हो। तो आज हम यही करने वाले हैं। एलन मस्क को समझने के लिए उनके कुछ सबसे दमदार पॉडकास्ट इंटरव्यूज को खंगालेंगे और देखेंगे कि असल में उनके दिमाग में चलता क्या है। हमारे पास उनके कुछ सबसे चर्चित पॉडकास्ट्स हैं, कुछ में वो खुद बात कर रहे हैं और एक में उनके बनाए साम्राज्य का गहरा विश्लेषण हो रहा है। और हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इन अलग अलग बातचीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एलन मस्क की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करना। एक ऐसी तस्वीर जो शायद हमें रोज की खबरों में नहीं दिखती। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे की सोच क्या है, उसका मतलब क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस पॉडकास्ट से जिसने हाल ही में भारत में काफी हलचल मचाई थी। निखिल कामत के साथ पीपल बाय WTF पर एलन मस्क की बातचीत। ये सिर्फ बिजनेस और टेक की दुनिया में ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी काफी वायरल हुआ। बिल्कुल, और इसकी वजह ये थी कि ये कोई टिपिकल CEO इंटरव्यू जैसा नहीं था। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात सामने आई वो थी पैसे को लेकर उनकी सोच। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका मकसद सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मानवता के लिए कुछ ऐसा बनाना है जिसकी कोई असल कीमत हो, जो इंसानियत को आगे ले जाए। लेकिन ये बात तो बहुत से अमीर लोग कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक अच्छी पब्लिक इमेज बनाने की कोशिश नहीं हो सकती कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागती? सवाल बहुत अच्छा है, और शायद किसी और के लिए ये बात सही भी हो सकती थी। लेकिन मस्क के मामले में जब वो ये बात कहते हैं तो वो इसे अपनी क्या कहते हैं, दार्शनिक सोच से जोड़ते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने सिमुलेशन थ्योरी पर भी बात की। ये वही आइडिया है कि हो सकता है हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा अस्तित्व किसी बहुत एडवांस सभ्यता का एक कंप्यूटर गेम जैसा हो। अच्छा, और मस्क इस आइडिया को काफी गंभीरता से लेते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनका पैसे से ज्यादा मानवता के लिए काम करने का दावा और ये सिमुलेशन थ्योरी, ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। हाँ, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये उनके मानवता को बहुग्रहीय बनाने के मिशन से सीधे जुड़ी है। उनकी सोच ये है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो इस सिमुलेशन से बाहर निकलने का या इसे पार करने का एक ही तरीका है, चेतना कॉन्शियसनेस का विस्तार करना, उसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक फैलाना। तो उनके लिए स्पेसएक्स सिर्फ एक रॉकेट कंपनी नहीं है। वो इस दार्शनिक सोच का एक प्रैक्टिकल रूप है। बिल्कुल, ये मानवता के अस्तित्व को बचाने का एक तरीका है। ये तो वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने भविष्य को लेकर एक और बड़ी बात कही थी, काम को लेकर। हाँ, और ये शायद सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक थी। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ऑटोमेशन और AI के आने से भविष्य में काम करना एक विकल्प बन सकता है, जरूरत नहीं। एक विकल्प? हाँ, ज्यादातर चीजों का उत्पादन मशीनें कर लेंगी और इंसानों को काम तभी करना होगा जब वो चाहें, किसी शौक के तौर पर। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक ऐसी दुनिया जहां काम का कोई तनाव ही नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने इस पर भी बात की कि बिना काम के लोग अपनी जिंदगी में कोई मकसद कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों के लिए उनकी पहचान उनके काम से जुड़ी होती है। बिना काम के तो जिंदगी खाली लग सकती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और ये इस विजन का सबसे बड़ा सवाल है। मस्क ने इस पहलू पर बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि तब इंसानों को दूसरे इंसानों के साथ जुड़ने और रचनात्मक कामों के लिए ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन ये बात सही है कि बिना काम के जीवन का उद्देश्य, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती होगी, जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं। इसी बातचीत में एक व्यक्तिगत पहलू भी था। उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बात की। हाँ, जो वो आमतौर पर नहीं करते। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि उनके एक बच्चे का आंशिक रूप से भारतीय मूल का होना भी शामिल है, और नए उद्यमियों को जो उन्होंने सलाह दी वो भी बहुत प्रैक्टिकल थी। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागने के बजाय ऐसी समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दो जो असल में मायने रखती हैं। और ये सुनना दिलचस्प है, खासकर उनसे जिनकी कंपनी टेस्ला कई सालों तक मुनाफे में नहीं थी। वो जो कह रहे हैं उसे उन्होंने खुद भी जिया है। हाँ, बिल्कुल। तो निखिल कामत के साथ उनकी बातचीत काफी दार्शनिक और भविष्य को लेकर थी, जिसमें वो एक विजनरी की तरह नजर आते हैं। लेकिन मस्क का एक और भी रूप है
जो ज्यादा बेबाक, ज्यादा अनफिल्टर्ड और कई बार विवादास्पद भी है। और वो हमें जो रोगन के पॉडकास्ट द जो रोगन एक्सपीरियंस पर देखने को मिलता है। हाँ, जो रोगन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है। वहाँ बातचीत लंबी, अनौपचारिक और बिना किसी फिल्टर के होती है। और यहीं पर मस्क के कुछ सबसे मजबूत विचार सामने आते हैं। जैसे उन्होंने सरकारी सिस्टम में होने वाली बर्बादी और धीमी रफ्तार की कई बार कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि नौकरशाही और नियम कानून अक्सर इनोवेशन के रास्ते में आ जाते हैं। तो क्या वो सिर्फ आलोचना करते हैं या कोई समाधान भी बताते हैं? क्योंकि सिस्टम की बुराई करना तो आसान है। उनका समाधान ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग की बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स? हाँ, यानी किसी भी समस्या को बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर देखो और फिर उसे नए सिरे से हल करो, बजाय इसके कि पुराने अकुशल तरीकों को ही अपनाते रहो। वो इसी सोच को सरकार पर भी लागू करना चाहते हैं। अच्छा, और एआई पर उनके विचार रोगन की शो पर भी आए थे, लेकिन शायद एक अलग एंगल से। बिल्कुल। निखिल कामत के साथ उन्होंने एआई के सामाजिक प्रभाव पर बात की। लेकिन रोगन के साथ उन्होंने इसके रचनात्मक और खतरनाक पहलुओं पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एआई भविष्य में पूरी की पूरी फिल्में, गाने या आर्ट बना सकता है जो इंसानी रचना से अलग नहीं लगेगी। पर साथ ही उन्होंने एआई को दानव को बुलाने जैसा भी कहा है। मतलब वो इसके अनियंत्रित विकास के खतरों को लेकर बहुत बहुत चिंतित हैं। और शायद रोगन के साथ उनकी सबसे ज्यादा चर्चित बात वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ट्विटर, अब एक्स, को खरीदने को लेकर हुई है। हाँ, और ये एक बहुत ही जटिल विषय है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि उन्होंने ट्विटर क्यों खरीदा। उनका मकसद इसे एक डिजिटल टाउन स्क्वायर बनाना था, जहां हर तरह के विचारों को बिना सेंसरशिप के जगह मिल सके। वो खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। लेकिन क्या उनके फ्री स्पीच वाले विचार और एक्स को एक सफल बिजनेस बनाने के बीच कोई टकराव नहीं है? क्योंकि विज्ञापनदाता माने एडवर्टाइजर्स तो अक्सर एक बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड या विवादास्पद माहौल से दूर भागते हैं, राइट? और हमने देखा भी है कि कई बड़ी कंपनियों ने एक्स पर विज्ञापन देना बंद कर दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। एक तरफ उनका आदर्श है और दूसरी तरफ बिजनेस की सच्चाई। मस्क का मानना है कि अगर लोग प्लेटफॉर्म पर भरोसा करेंगे और बातचीत असली होगी तो बिजनेस अपने आप आएगा। लेकिन जैसा आपने कहा, हकीकत में उन्हें विज्ञापनदाताओं को वापस लाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये उनके आदर्शवाद और पूंजीवाद के बीच एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, जो उनके सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। बिल्कुल। एक बाहरी नजरिए की भी जरूरत होती है। ठीक, यहीं पर हमारा तीसरा स्रोत ब्लूमबर्ग का पॉडकास्ट इलॉन इंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आपने कहा, ये मस्क का इंटरव्यू नहीं है, बल्कि पत्रकारों द्वारा उनकी कंपनियों टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक का हर हफ्ते किया जाने वाला गहरा विश्लेषण है। ये हमें पर्दे के पीछे ले जाता है। तो इलॉन इंक को क्या मस्क के आलोचकों का नजरिया माना जा सकता है, या ये बस एक निष्पक्ष रिपोर्टिंग है? क्या वे कभी उनके फैसलों की तारीफ भी करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ। इसे सिर्फ आलोचना कहना सही नहीं होगा। ये विश्लेषणात्मक पत्रकारिता है। वो उनके साहसिक फैसलों की तारीफ भी करते हैं, जैसे स्पेसएक्स ने कैसे रॉकेट इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। लेकिन साथ ही वो उनकी कंपनियों के अंदर की समस्याओं, उनके मैनेजमेंट स्टाइल और उनके वादों के पूरा ना होने पर भी सवाल उठाते हैं। तो ये एक संतुलित लेकिन पैनी नजर रखने वाला पॉडकास्ट है। अच्छा, तो ये क्या के साथ साथ क्यों और कैसे भी बताता है। सही। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि वो किस तरह का विश्लेषण करते हैं जो हमें कहीं और नहीं मिलता? जरूर। जैसे जब सब लोग टेस्ला के नए कार मॉडल के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब इलॉन इंक ये विश्लेषण कर रहा होता है कि उस कार की बैटरी के लिए लिथियम कहाँ से आ रहा है और उसका वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। ओहो, ये तो काफी गहरा है। हाँ, जब स्टारलिंक यूक्रेन में इंटरनेट सेवा देता है, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ इसे एक अच्छी खबर की तरह नहीं देखता, बल्कि ये भी विश्लेषण करता है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी अब युद्ध में एक भू-राजनीतिक खिलाड़ी बन गई है और इसके क्या खतरे हो सकते हैं। ये उस बड़ी तस्वीर को दिखाता है जो अक्सर छूट जाती है। तो ये पॉडकास्ट उनके साम्राज्य को एक बाहरी वस्तुनिष्ठ नजरिए से देखने जैसा है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सिर्फ मस्क के विजन से प्रभावित नहीं होना चाहते, बल्कि उसके असल दुनिया पर पड़ने वाले असर को भी समझना चाहते हैं। बिल्कुल। ये उनके फैसलों के पीछे की व्यावसायिक रणनीति, बाजार का दबाव और राजनीतिक समीकरण को खोलकर रख देता है। ये उनके व्यक्तित्व के बजाय उनके काम के प्रभाव का विश्लेषण है।
ठीक है, तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास निखिल कामत के इंटरव्यू का दार्शनिक मस्क है, जो रोगन के शो का बेबाक और विवादास्पद मस्क है, और ब्लूमबर्ग के विश्लेषण का एक बिजनेस टाइकून मस्क है। इन सब को मिलाकर एलन मस्क की क्या तस्वीर बनती है? कोई कॉमन धागा है जो इन सब में नजर आता है? हाँ, जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो कुछ मुख्य विषय बार बार उभर कर सामने आते हैं जो उनके सोचने के तरीके को दर्शाते हैं। पहला और सबसे प्रमुख है काम का भविष्य। उनका यह विचार कि एआई और ऑटोमेशन काम को वैकल्पिक बना देंगे, ये सिर्फ एक इंटरव्यू की बात नहीं है, ये उनकी सोच का एक केंद्रीय हिस्सा है। और जैसा हमने चर्चा की, ये एक ऐसा विजन है जो उम्मीदें जगाने के साथ साथ गहरे सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा विषय है उनका तकनीकी दृष्टिकोण। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें या रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। स्पेसएक्स के जरिए मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना, न्यूरोलिंक। हाँ, न्यूरालिंक से इंसान और मशीन को जोड़ना, और स्टारलिंक से पूरी दुनिया को इंटरनेट देना। वो टेक्नोलॉजी को समस्याओं के समाधान के तौर पर देखते हैं, लेकिन साथ ही एआई जैसे खतरों को लेकर भी सबसे ज्यादा मुखर हैं। और इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच हमने निखिल कामत वाले पॉडकास्ट में उनका एक व्यक्तिगत पक्ष भी देखा था। हाँ, और ये भी उनकी पूरी तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा है। परिवार, पहचान और जीवन के उद्देश्य पर उनकी बातें दिखाती हैं कि वो सिर्फ एक मशीन की तरह काम करने वाले सीईओ नहीं हैं। और इसी से जुड़ा है उद्यमिता पर उनका नजरिया। पैसे के पीछे मत भागो, उपयोगी चीजें बनाओ, ये सलाह वो लगातार देते हैं। और आखिर में राजनीति और बिजनेस पर उनके विचार, जो हमें रोगन के शो और ब्लूमबर्ग के विश्लेषण से मिलते हैं। सही कहा, राजनीति और समाज पर उनके विचार बहुत मजबूत हैं, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उनका जुनून और सरकारी सिस्टम की अकुशलता पर उनकी लगातार आलोचना, और अंत में व्यापार जगत पर उनका प्रभाव। इलॉन इंक हमें दिखाता है कि उनकी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रही, वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, राजनीति और भविष्य को आकार दे रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पॉडकास्ट हमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर देते हैं जो एक ही समय पर दार्शनिक, इंजीनियर, विजनरी, बिजनेसमैन और एक विवादास्पद विचारक भी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि पॉडकास्ट किसी भी पब्लिक हस्ती, खासकर एलन मस्क जैसे जटिल व्यक्ति को समझने का एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली जरिया है। हमें सिर्फ हेडलाइन से परे जाकर उनके सोचने के तरीके की एक झलक मिलती है, एक ऐसी तस्वीर जो कहीं और मिलना लगभग नामुमकिन है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पे सोचना चाहिए। ये लंबी बिना स्क्रिप्ट वाली बातचीत किसी व्यक्ति के बारे में, उनकी प्रेरणाओं और उनकी प्राथमिकताओं के बारे में इतना कुछ बता देती है। अब जरा सोचिए, अगर हमें दुनिया के दूसरे बड़े लीडर्स, राजनेताओं, सीईओज, वैज्ञानिकों के विचारों तक भी इसी तरह की अनफिल्टर्ड पहुंच मिले, तो उनके बारे में हमारी समझ कैसे बदल सकती है? क्या हम उन पर ज्यादा भरोसा कर पाएंगे या शायद कम?